बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जिस तरह सिंध हाई कोर्ट ने अपने पिछली समात में जो जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जो सख्त आर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने जो बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैलिडिटी को उन्होंने चैलेंज किया है, यानी चैलेंज तो खैर वकीलों ने किया है, उन्होंने भी जो आर्डर जारी किया उसे पढ़कर ये लग रहा था कि जिस तरह उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो मेन पॉइंट्स हैं, यानी वो एक तरह से चैलेंज ही कर रहे थे हुकूमत को कि भाई वो आकर साबित करें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर से मुताबिकत रखती है या नहीं रखती। अगर तो ये रखती है तो अटॉर्नी जनरल साहब को प्रूफ करना पड़ेगा, अगर नहीं रखती यानी ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का फैसला पहले ही सिंध हाई कोर्ट ने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया कि भाई ये सस्टेन नहीं कर सकती। और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि याया अफरीदी साहब के माइंड में यही चीज़ है। याया अफरीदी साहब को बखूबी पता है कि वो चीफ जस्टिस मैक्सिमम भी अगर वो रहे तो 2 महीने तक रहेंगे। उसके बाद उन्होंने खुद ही, मुझे लगता है कि जिस तरह उन्होंने, आप देखिए ना, उन्होंने सारा कंट्रोल मंसूर अली शाह साहब को दे दिया है पहले ही, यानी उन्होंने मंसूर अली शाह का मुतालबा मानते हुए मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल कर लिया है। इसके अलावा जो है जो रिसर्चर मंसूर अली शाह साहब का काजी फायद हसन ने ट्रांसफ़र किया था वो रिसर्चर वापस आ गया है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी तयनाती हैं वो मंसूर अली शाह साहब के मुताबिक हो रही है। और मंसूर अली शाह साहब ने जो तजवीज़ दी हैं फुल कोर्ट इजलास में, उन तमाम तजवीज़ के ऊपर जो है वो बाकायदा 3 बार मंसूर अली शाह साहब का नाम लिख कर याया अफरीदी साहब ने इंडोर्स किया है। और ये जिस तरह कहा जा रहा था कि याया अफरीदी साहब और मंसूर अली शाह साहब जो है वो जिस तरह एक दौर में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते, बल्कि दोस्त तो अभी भी है, वो एक दौर में मैं कह सकता हूँ कि वो चैम्बर फेलो थे। तो बिल्कुल वही चीज़ जो है वो सामने आ रही है और याया अफरीदी साहब जो है वो हर वो काम कर रहे हैं जो मंसूर अली शाह साहब की फेवर में जाता है। तो मुझे लग रहा है कि याया अफरीदी साहब, क्योंकि याया अफरीदी साहब का अपना कोई पर्सनल एजेंडा है नहीं। अगर फर्ज करें याया अफरीदी साहब स्टेप डाउन करके मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनवा देते हैं, 26वीं आनी तरमीम कल अदम हो जाती है, तो याया अफरीदी साहब ने फिर भी चीफ जस्टिस बन जाना है। वो 2028 में पाकिस्तान के ताकतवर तरीन चीफ जस्टिस होंगे। बल्कि इस बार अगर 26वीं आनी तरमीम कल अदम होती है तो बाकायदा अदालत एक इसमें जो फैसला देगी उसमें अदालत ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट में ये तहरीर लिख देगी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है जो चीफ जस्टिस के मुतल्लिक होगी वो उसका इतलाक जस्टिस शाहिद वहीद के बाद होगा। यानी ये वही तजवीज़ है जो मंसूर अली शाह ने काजी फायद हसन को दी थी, तो काजी फायद हसन को पसंद नहीं आई क्योंकि वो काजी साहब जो थे वो किसी और चक्रों में थे, वो अपनी एक्सटेंशन के चक्रों में अपना बना बनाए कैरियर वो तबाह कर गए हैं। जिस तरह पाकिस्तानी अवाम की दुश्मनी उन्होंने मोल ले ली है, जिस तरह आइन कानून इंसाफ का कत्ल उन्होंने अदालत में किया है, तो मैं समझता हूँ कि तरीक उनको जस्टिस जो मुनीर है उनके बाद जो है वो बदतरीन, बल्कि मैं समझता हूँ कि उनका नाम अब टॉप लिस्ट पे आ जाना चाहिए। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की मशहूर तरीन मकबूल तरीन जमात जिसको पाकिस्तानी अवाम चाहती है, जिसको पाकिस्तानी अवाम ने वोट दिया, तो जिसकी नुमाइंदगी होनी चाहिए हकीकी तौर पर, तो उसको फायद हसन ने जिस तरह सप्रेस किया, जिस तरह जो है जो कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा के बयान के ऊपर कोई जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिया, क्योंकि यही काजी फायद हसन जो था वो कहता था कि मैं उमर अता बंदियाल की जो ऑडियो क्लिप्स आए थे सामने तो उसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाकर बैठ गए थे। तो ये इतना अहम बयान था तो इसके ऊपर जुडिशल कमीशन की तश्कील होनी चाहिए थी, लेकिन काजी साहब ने जो है वो अपने कौल व फेल में तजाद दिखाया। तो जो शख्स कौल व फेल में तजाद दिखाता है तो पाकिस्तानी अवाम जिस तरह उसका हाल करती है, जो नवाज शरीफ साहब का हाल है आजकल, जिस तरह नवाज शरीफ लंदन में बैठ कर बड़ी बड़ी बरकें मारता था, तो आजकल जो है वो मुझे लगता है कि अपने घर से बाहर ही वो नहीं निकल सकता। तो काजी फायद हसन साहब के साथ भी बिल्कुल वही सूरत हाल हो रही है। तो बहरहाल जो रीज़न उनके साथ वाक़या हुआ है वो तो मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ तो उसकी मज़म्मत नहीं करेगी, लेकिन अब पाकिस्तानी अवाम के पास कोई एहतसाब का मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रिया है। पर हमें इस चीज़ को जो है वो कंडेम करना चाहिए कि ये अगर अवामी जो है अदालत इस तरह लगना शुरू हो गई इन नाइंसाफ़ियों के बाद, तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी इस तरह से फिर महफूज नहीं रहेगा। तो देखते हैं जनाब। लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट बार, यानी हमारे जो पंजाब के वकला हैं वो माशाल्लाह से जाग गए हैं। पंजाबियों के बारे में मशहूर है कि वो बड़े लेट जागते हैं, लेकिन जब वो जागते हैं तो फिर वो अपना काम मुकम्मल करके ही बेहोश होते हैं। तो अब जो है लाहौर हाई कोर्ट बार ने 26वीं आनी तरमीम को कलअदम करार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पटिशन फाइल कर दी है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पटिशन है जो कि हामिद खान साहब ने इसमें फाइल की है। और इसमें जो नुकात उठाए गए हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें से सबसे अहम नुकता जो है वो ये है कि ये आईनी तरमीम सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो हमारा बेसिक कंसेप्ट है। हमारा, हम जब कानून पढ़ते हैं तो हमें एक कंसेप्ट पढ़ाया जाता है जिसको हम कहते हैं कि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, यानी अदलिया अपना काम करेगी, एग्जेक्टिव अपना काम करेगी, लेजिस्लेशन अपना काम करेगी, और इन दोनों को, इन तीनों इदारों को एक दूसरे के काम में इंटरफेयर का कोई इख्तियार नहीं है। कोई एक दूसरे की फैसला साजी ये नहीं कर सकते। फैसला साजी की हद तक ये तीनों इदारे आज़ाद है। हाँ, अलबत्ता एक चेक एंड बैलेंस का
का निज़ाम ज़रूर मौजूद है कि वो चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर सकते हैं। जिस तरह अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है तो अदलिया के पास एक इख्तियार दिया गया है कि वो जुडिशल रिव्यू की ताकत इस्तेमाल करके पार्लियामेंट का जो कानून है उसको चेक कर सकते हैं, उसकी वैलिडिटी जान सकते हैं कि आया कि ये बेसिक इंसानी जो फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं उनकी वायोलेशन है या नहीं है। अगर तो वो समझते हैं कि ये कानून दुरुस्त नहीं है तो उसको वो कलअदम करार दे सकते हैं। और इसी तरह जो है वो पार्लियामेंट उसको भी इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के लिए वो आइन साजी और कानून साजी जो है वो कर सकती है, लेकिन एक लिमिटेशन के अंदर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज तय है कि उनके अंदर ही पार्लियामेंट जो है वो अपना काम कर सकती है। अगर वो बाउंड्रीज ना होती फिर तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। फिर तो ये शहबाज शरीफ की जो 2 नंबर मैं समझता हूँ कि 2 नंबर पार्लियामेंट है ये। तो अगर ये 2 नंबर पार्लियामेंट कल को आइन साजी कर देती है और कह देती है कि जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है ये 10 साल तक रहेगी, यानी पार्लियामेंट की मुद्दत 15 साल है, 10 साल है, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि हमारी अदलिया इजाज़त देगी? तो यानी कुछ तो बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है ना आइन का, तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जो भी आइन साजी होगी, जो भी कानून साजी होगी, वो वाइड एब इनिशियो होगी, वो कलअदब होगी। तो लाहौर हाई कोर्ट बार ने भी बिल्कुल सेम जो है वो यही प्ली ली है और उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को इस्तेमाल किया और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि वो बाकायदा 26वीं आइनी तरमीम को वो कलअदम करार दे। इसमें जो फरीक बनाया गया है वो सेनेट जो सदर के सेक्रेटरी साहब हैं उनको और स्पीकर कौमी असम्बली को इसमें फरीक बनाया गया है। और इसमें जो सबसे जो दिलचस्प पॉइंट है वो ये है कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में जो भी इकदाम हुए हैं उनको भी अदालत कलअदम करार दे। यानी जितने भी जो पैनल बनाकर चीफ जस्टिस को तैनात किया गया है या जो भी इसके बाद जो है चीज़ें आइनी बेंचेस बनाने हैं, तो उन तमाम चीज़ों को अदालत जो है वो कलअदम करार दे। तो सुप्रीम कोर्ट के पास बाकायदा ये इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का केस है 2015 का, जिसमें काजी फायज ईसा खुद एक आइनी तरमीम को उड़ा चुकी हैं। यानी काजी फायज ईसा के पास ये इख्तियार, ये उनके पास जो है वो हमेशा उनके ऊपर रहेगा कि वो मसूफ अपने कैरियर में एक आइनी तरमीम भी उड़ा चुके हैं। लेकिन अब जो आइनी तरमीम अगर उड़ेगी तो ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट से ये उड़ेगी। ये ऐसे मुझे नहीं लगता कि कोई 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच उसको कलअदम करार दे। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठकर इसकी जो है वो जो है इसकी आइनी हैसियत इसकी तय करेगा कि क्या ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के मुताबिक है या नहीं है। तो देखते हैं जनाब, अगला आने वाला हफ्ता बड़ा अहम है, बड़ी अहम खबरें हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो अगली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का जो इजलास होगा उसमें ये मामला ज़ेर बहस आएगा और मंसूर अली शाह साहब उसको लीड करेंगे, उस कमेटी को मुनीब अख्तर साहब भी मौजूद होंगे। तो बाकायदा मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक फुल कोर्ट बनने जा रहा है और 15 नवंबर तक ये तमाम चीज़ें जो है ये आवाम के सामने होगी और आवाम को पता चल जाएगा कि ये जो आइनी तरमीम इन्होंने अपने मकासद के लिए जो जिन मकासद को हासिल करने के लिए की है, तो अदलिया मुझे नहीं लगता कि खासतौर पर जो 175 से ऑनवर्ड तरमीम है उनको अदलिया जो है वो उस तरह से इंडोर्स करें। मुझे लगता है कि या तो अदलिया इनको ऑप्शन देगी कि आपके पास 1 महीने का वक्त है कि आप इसको ठीक कर लें, अगर ठीक नहीं करते तो फिर अदलिया खुद ही ठीक कर लेगी। तो नाज़रीन, मुझे मेरे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।